सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है। टीम जांच करेगी कि वनतारा में क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कानूनों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। मतलब यहाँ लाए गए जानवरों को तय कानून के हिसाब से अधिकृत किया गया है या नहीं, उन्हें सही कंडीशन में रखा गया है या नहीं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितताओं समेत कई अन्य आरोपों की भी जांच होगी। गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन कई वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वनतारा में कथित तौर पर कई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन हो रहा है। बहरहाल SIT इन कथित आरोपों की जांच करके 12 सितंबर को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। वनतारा पर एक आरोप यह भी है कि यह कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं बल्कि अंबानी परिवार का एक प्राइवेट जू है, यानी उनका पर्सनल चिड़ियाघर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या भारत में कोई अपना पर्सनल चिड़ियाघर बना सकता है, यानी आप और हम अपना निजी चिड़ियाघर खोल सकते हैं या नहीं। कानूनी तौर पर क्या यह मुमकिन है? अगर हाँ, तो इसे खोलने की प्रक्रिया क्या है, किन किन जानवरों को रखा जा सकता है और किन जानवरों को रखने पर सजा हो सकती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चिड़ियाघर को लेकर क्या क्या प्रावधान है। इसके अलावा भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सबको जानना चाहिए। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के CEO जोसे लुई के अनुसार कानूनी तौर पर प्राइवेट जू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वे कहते हैं कि आप कई जानवरों को अपने घर पर रखकर उसे अपना प्राइवेट चिड़ियाघर नहीं कह सकते, भले ही उन्हें रखने के लिए आपके पास लाइसेंस क्यों न हो। चिड़ियाघर की कानूनी तौर पर बाकायदा एक तय परिभाषा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत चिड़ियाघर सेंट्रल जू अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जहां कैप्टिव एनिमल लोगों के सामने प्रदर्शनी या सर्कस के लिए या ब्रीडिंग के लिए रखे गए हों। इसे खोलने के लिए तय नियम के हिसाब से मंजूरी लेना आवश्यक होती है। यहाँ यह तो साफ हो गया है कि प्राइवेट जू जैसी कोई चीज कानून में नहीं है, लेकिन प्राइवेट ना सही, अगर आप कानूनी तौर पर परिभाषित सांचे वाले चिड़ियाघर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, चलिए इसको समझते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 38H चिड़ियाघर बनाने के नियमों की बात करता है। नियमों के मुताबिक चिड़ियाघर खोलने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक तय प्रारूप में आवेदन देना होता है। मिनी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज जिस कैटेगरी में आपको जू खोलना है उसके हिसाब से एक तय फीस देनी होती है। सेंट्रल जू अथॉरिटी आवेदन मिलने के बाद चेक करती है कि शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, उसके बाद परमिशन पर फैसला देती है। जबकि नियम 38I उस चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जानवरों की खरीद प्रक्रिया के लिए भी शर्तें तय करता है। चलिए अब बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके बारे में क्या कहता है। दरअसल जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 काम करता है, ताकि देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित किया जा सके। इस कानून के जरिए ऐसे जीव जंतुओं, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा दी गई है जो पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है। साथ ही जिनकी आबादी अब कम हो रही है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, या जिनसे कई कीमती चीजें बनती हो और इस वजह से उनका व्यापार हो रहा हो। अब बात करते हैं इस एक्ट से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल के बारे में। ऐसे जानवर और पक्षियों को एक्ट के शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में शामिल करके उन्हें सुरक्षा दी गई है। इन्हें वाइल्ड एनिमल कहा गया है। शेड्यूल 1 और 2 के पार्ट 2 के जानवर और पक्षियों को हाई सिक्योरिटी दी गई है। इन्हें ना तो खरीदा बेचा सकता है, ना इनसे बनी चीजों का कारोबार किया जा सकता है और ना ही इनका शिकार किया जा सकता है। अगर ये जानवर आपके पास जीवित या मृत किसी भी कंडीशन में पाए जाते हैं तो कड़ी सजा हो सकती है। इन पर सिर्फ सरकार का अधिकार है। बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, काला हिरण, गैंडा, चिंकारा
और हिमालयन भालू शेड्यूल 1 में आते हैं। अगर आप इन जानवरों को कहीं से भी पाते हैं, जीवित, घायल या मृत किसी भी कंडीशन में, तो 48 घंटे के अंदर आपको इसकी जानकारी संबंधित वन्य अधिकारी को देनी होगी। शेड्यूल 3-4 में आने वाले जानवरों को भी कानूनी सुरक्षा दी गई है। इनके शिकार, खरीद बिक्री पर रोक है, लेकिन दोषी पाए जाने पर ज्यादा गंभीर सजा नहीं है। चीतल, भरल, पार्क्यूपाइन, लकड़बग्घा शेड्यूल 3 में आते हैं। फ्लेमिंगो, किंगफिशर, बाज जैसे पक्षी शेड्यूल 4 में आते हैं। शेड्यूल 5 में उन जानवर पक्षियों को रखा गया है जो जंगली तो हैं, लेकिन इन्हें कानूनी तौर पर सुरक्षा नहीं दी गई है, यानी इन्हें अपने पास रखने पर किसी तरह की सजा नहीं होगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि चिड़ियाघर में केवल कैप्टिव एनिमल रखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कैप्टिव एनिमल क्या होता है। दरअसल इन शेड्यूल एनिमल में से कुछ ऐसे जानवर हैं जो वाइल्ड कैटेगरी में आते तो हैं, लेकिन उन्हें 4 दीवारी में या घेरे में या बांध कर रखने की भी अनुमति है। कानून में इन्हें कैप्टिव एनिमल कहा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक सिर्फ कैप्टिव एनिमल को ही चिड़ियाघर में, जू में रखा जा सकता है। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हम अभी तक अपने घरों में जो जानवर रखते आए हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें रखना कानूनी है या नहीं। आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्ड जानवरों के अलावा आप किसी भी जानवर को अपने घर में रख सकते हैं। उसके लिए ना किसी लाइसेंस की आवश्यकता होगी और ना ही इन्हें रखने पर कोई सजा। इन्हें घरेलू जानवर माना जाता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश आदि। लेकिन याद रहे कि इन्हें घर में रखने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में बनाए नियमों का पालन करना होता है। चलिए अब बात करते हैं रेस्क्यू सेंटर के बारे में। कई बार एक्सीडेंट में या अवैध तस्करी से कई जानवरों को बचाया जाता है। अगर ये घरेलू जानवर हैं तो आप इन्हें अपने घर ले जाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर ये जानवर या पक्षी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बताए गए जानवरों या पक्षियों की लिस्ट में आता है तो इन्हें रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है। चिड़ियाघर की तरह रेस्क्यू सेंटर के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई अपनी मर्जी से रेस्क्यू सेंटर नहीं खोल सकता। कानून में रेस्क्यू सेंटर भी जू माने गए हैं। इसके लिए भी सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर में बस एक फर्क होता है। चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को प्रदर्शनी में रखा जा सकता है, लेकिन रेस्क्यू सेंटर में ऐसा नहीं होता। रेस्क्यू के लिए जानवरों का पहला मकसद रिहैबिलिटेशन ही होता है, इसलिए यहाँ रखे गए जानवरों को ठीक होने के बाद उन्हें उनके असली घर में छोड़ना होता है। साथ ही अगर जानवर कोई विदेशी प्रजाति का है तो उसे उसकी ओरिजिनल कंट्री में ही छोड़ा जाएगा। जब जानवर ठीक हो जाते हैं तो उन्हें वापस जंगल में छोड़ना होता है, क्योंकि रेस्क्यू करने का मकसद, उद्देश्य यही होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें सेंटर में तभी तक रखा जा सकता है जब तक जंगल में छोड़े जाने की उनकी कंडीशन ना हो। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस बात को सर्टिफाई करेगा कि उक्त जानवर जंगल में जाने के लिए अभी अस्वस्थ है, उसके बाद ही जानवर को सेंटर में रख सकेंगी। रेस्क्यू सेंटर में रखे जाने वाले जानवरों का ब्यौरा देना होता है और ये भी बताना होता है कि वो जानवर आपको कहाँ मिलेगा। वनतारा मामले में एसआईटी इस एंगल पर भी जांच करेगी कि जिन जानवरों को रेस्क्यू करके वहां लाया गया है उन्हें किस कंडीशन में पाया गया था, क्या उन्हें लाते वक्त रेस्क्यू से जुड़े नियमों का पालन हुआ था। वनतारा मामले में हाथी बड़े चर्चा में रहे। अब बात करते हैं कि हाथी रखने के लिए क्या प्रावधान है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो वाइल्ड तो है, लेकिन उन्हें शुरू से बांधकर भी रखा गया है, इसलिए इन्हें कैप्टिव एनिमल कहा गया है। यानी इन्हें रखने के लिए आपको कानूनी तौर पर लाइसेंस चाहिए होता है। बिना लाइसेंस के आप इन्हें नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा हाथी के ऑनरशिप को लेकर भी कानून है। लाइसेंस लेने के बाद हाथी आप किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते, अपने बेटा या बेटी को ही दे सकते हैं। अगर आपने उसका ठीक से रखरखाव नहीं किया तो खराब रख रखाव के कारण वन विभाग आपके पास से हाथी अपने पास ले जा सकता है। ये तो घरेलू प्रजातियों की बात हो गई। कई लोग विदेशी प्रजाति के जानवरों और पक्षियों को रखने के शौकीन होते हैं, लेकिन ये काम शौक रखने जितना आसान नहीं है। विदेशी जानवर पक्षी की खरीद बिक्री के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ
वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा मतलब साइटेस संधि के नियम लागू होते हैं। साइटेस वाइल्ड एनिमल्स के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को नियंत्रित करने वाली एक संधि है। विदेश से कोई जानवर या पक्षी लाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि उनका आयात वैध है या अवैध। जिस कंट्री से जानवर को ला रहे हैं उसकी इजाजत लेनी होती है। अपने देश में लाने के लिए साइटेस और फिर संबंधित वन विभाग से परमिशन लेनी होती है। साइटेस से मंजूरी मिलना बहुत मुश्किल है। साइटेस मैनेजमेंट देखता है कि आप किस मकसद से जानवर को ला रहे हैं, इसके रहने लायक आपके पास पर्याप्त जगह है या नहीं, उसका रखरखाव आप कर सकते हैं या नहीं। परमिशन मिलने के बाद अगर आपने जानवर की ब्रीडिंग कराई है तो उससे पैदा होने वाले सभी जानवरों की जानकारी भी साइटेस को देनी होती है। अब बात करते हैं कि दूसरे देशों में क्या पॉलिसी है। जानवर पक्षियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए सभी देश साइटेस संधि को मानते हैं। अन्य देशों में जानवरों और पक्षियों के लिए सभी देशों की अपनी अपनी शर्तें हैं। जैसे अमेरिका में प्राइवेट जू रख सकते हैं, वहीं दुबई में कोई भी जानवर रख सकते हैं, शेर, चीता, कुछ भी। मैक्सिको में प्राइवेट पार्क, प्राइवेट जू कह सकते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में भी प्राइवेट फॉरेस्ट बना सकते हैं। लेकिन भारत में जानवरों को रखने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ही पालन किया जाता है। इस तरह से चिड़ियाघर हो या फिर रेस्क्यू सेंटर, सभी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ही काम करना होता है। सभी की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ही होती है और हमारे देश में पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए ये सारे विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए इन मुख्य प्रावधानों को अवश्य जानना चाहिए ताकि वह दूसरे व्यक्ति को भी जागरूक कर सके।